तो बिना किसी नॉलेज के कोई भी एक बंद कमरे में टी-शर्ट या सूट में एक माइक लगा के 20,000 के फोन के सामने बैठकर 100 करोड़ की फिल्म पर अपना 4 कौड़ी का ज्ञान पेलने लगे तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिना किसी ज्ञान के हगना शुरू कर देते हो तो ये चीज करोड़ों रुपए लगा चुके एक फिल्म मेकर के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्क्रीन प्ले और स्टोरी में फ़र्क क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आर्ट डायरेक्टर फिल्म में क्या रोल प्ले करता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि डायलॉग डिलीवरी में उतार चढ़ाव या भाव क्या होते हैं, तो फिर सॉरी टू से आप जाकर रील्स में ठुमके लगाए, वो अपने काम से ईमानदारी होगी। बट ऋषभ शेट्टी ने अपनी लेगेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने जो इज्जत कांतारा से कमाई उसे भुनाना नहीं, बढ़ाना चाहते थे और इसलिए कांतारा का सीक्वल नहीं प्रीक्वल बनाया। देखो, ऐसे तो कांतारा फिल्म ने 2 दिन में 162 करोड़ कमाकर न केवल अपना बजट कवर कर लिया है बल्कि वो प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। अब इस फिल्म के 3 दिन में बने रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये कन्नड़ा की इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ये कन्नड़ा की अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इस फिल्म ने 3 दिन में ही सिकंदर का लाइफ टाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिकंदर की लाइफ टाइम कमाई 11 करोड़ थी। वहीं इस फिल्म ने रामचरण की हाई बजट फिल्म गेम चेंजर के भी लाइफ टाइम कमाई को 3 दिन में ध्वस्त करके रख दिया है, जो कि 131 करोड़ थी। तो हेटर्स को चुप कराने का काम तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। खैर, मुद्दा यह है कि फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्म को अपने तरीके से नेगेटिव बता रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक फिल्म को देखने के बाद अपनी राय किस बेसिस पे बनानी चाहिए। और मैं ये केवल फिल्म रिव्यू करने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद जब उसे एनालाइज करते हैं तो उसे पॉलिटिकल एंगल से देखकर फिल्म के लिए राय बनाते हैं या सामाजिक एंगल से फिल्म उनके अनुसार बनी है या नहीं, उस पर वो फिल्म का आकलन करते हैं, या फिर वो केवल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं कि फिल्म ओवरऑल 2-2.5 घंटे कितना एंटरटेन करती है। अब मैं अपनी बात करूं तो यस, मेरे लिए फिल्म की टेक्निकल एंगल पर बात करना मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि फिल्म बनाना बच्चों का खेल नहीं है। उसके पीछे पढ़े लिखे लोगों का नॉलेज, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों का एक्सपीरियंस और ढेर सारा पैसा लगा होता है। तो बिना किसी नॉलेज के कोई भी एक बंद कमरे में टी-शर्ट या सूट में एक माइक लगा के 20,000 के फोन के सामने बैठकर 100 करोड़ की फिल्म पर अपना 4 कौड़ी का ज्ञान पेलने लगे तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं ये जरूर मानता हूं कि फिल्म को समझने के लिए या उस पर अपनी राय देने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिना किसी ज्ञान के हगना शुरू कर देते हो तो ये चीज करोड़ों रुपए लगा चुके एक फिल्म मेकर के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। जबकि मुंह से हगने वाले की मंशा 400-500 एक्स्ट्रा यूट्यूब व्यूज लाने से ज्यादा कुछ नहीं होती। एक फिल्म के बारे में बताने के लिए ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एनएसटी से पढ़े हुए हो, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता है कि स्क्रीन प्ले और स्टोरी में फ़र्क क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आर्ट डायरेक्टर फ़िल्म में क्या रोल प्ले करता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि डायलॉग डिलीवरी में उतार-चढ़ाव या भाव क्या होते हैं, अगर आपको लीनर और नॉन लीनर स्टोरी टेलिंग का नहीं पता, तो फिर सॉरी टू से आप जाकर रील्स में ठुमके लगाएँ, वो अपने काम से ईमानदारी होगी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे फ़िल्म रिव्यू आती है एंड ऑल, नहीं, मैं सीख रहा हूँ, आज भी फ़िल्मों को समझ रहा हूँ। 10 साल से फर्स्ट डे फर्स्ट शो हर फिल्म देखता आ रहा हूँ। 1-2 मूवीज ना देख लूं तो नींद नहीं आती। हरियाणवी फिल्म्स के सेट पे 2-2 मंथ असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूं। और काहे का असिस्टेंट डायरेक्टर, छोटी बजट की इन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हुए भी चाय वाय सब पिलाता था। फिर ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म गांधीगिरी में डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी के साथ सीखने का मौका मिला। हालांकि फिल्म का प्रोड्यूसर मुझे बहुत डोमिनेट करता था, बट मैंने सेट नहीं छोड़ा। फिल्म के हीरो ने मुझे एक बार सिर्फ इसलिए खरी खोटी सुनाई थी क्योंकि जब वो किसी से बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें 2 बार बोला कि आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। उन्होंने पूरी 3 यूनिट के आगे मुझे बहुत भला बुरा कहा। बोले कि तुझे मैनर्स नहीं है, हम बात कर रहे हैं एंड ऑल। तो किसी भी काम के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, मुद्दा मेरा स्ट्रगल नहीं है और मैं इसे स्ट्रगल नहीं कहूँगा, क्योंकि स्ट्रगल तो वो होता है जो आप नहीं करना चाहते और आप कर रहे हैं, और मुझे तो इसी में मज़ा आता था। तो अपनी तरफ से जितना मुझे समझ आता है फ़िल्म में, वो सब रिव्यूज़ में बोलता हूँ। स्टिल बाद में फ़ील होता है कि नहीं, फ़िल्म को दूसरी बार देखो तो फ़िल्म देखने में और क्लैरिटी आती है और नया कुछ पता चलता है। तीसरी बार देखो तो और कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसका अंत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है और मैंने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन आज हम रिव्यूज़ के नाम पर क्या देखते हैं, वो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़िल्म देखी तो देखी, नहीं तो बिना देखे भी लोग रिव्यूज़ कर लेते हैं।
तो खैर मेरे रिव्यूज़ आप सब 9-10 साल से देखते आ रहे हैं और आप सबको आइडिया लग गया होगा कि यस, कई बार मेरे रिव्यूज़ भी फ़िल्म के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कोई फ़िल्म ठीक-ठाक बनी है, लेकिन फ़िल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो गलत है। समाज पर, आज की युवा पीढ़ी पर उसका गलत असर हो रहा है या हमारी भारतीय संस्कृति का हनन हो रहा है फ़िल्म में, तो मैं उसपे पर्टिकुलर रिव्यू में इन चीज़ों को मेंशन करता हूँ और इस तरह के रिव्यू को मैं टाइटल देता हूँ मोर देन ए रिव्यू। क्योंकि मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते भी हमारा समाज, देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। यहाँ तक ठीक-ठाक है। आपको भी फ़ील हो रहा होगा कि ठीक है, फ़िल्म रिव्यू करने के साथ-साथ अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करने पर उस फ़िल्म के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम अपनी बात रख देते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक फ़िल्म टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग बनी होती है कि उसकी एक-आध गलतियाँ, मतलब टेक्निकल गलतियाँ नहीं बल्कि वो गलती जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। मसलन जो चीज़ सामाजिक तौर पर हमें फ़िल्मों में अच्छी नहीं लगती, वो अगर फ़िल्म में है, तो हम उसे कुछ हद तक इग्नोर कर देते हैं या कम शब्दों में उसकी आलोचना कर टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा बात करते हैं। बट अगर फ़िल्म हर तरीके से अच्छी है, जैसे कि कांतारा, टेक्निकली, पॉलिटिकली, सोशली, और उसके बाद भी अगर फ़िल्म रिव्यू के नाम पर मैं उसमें ज़बरदस्ती का कोई एजेंडा डाल दूँ, ये सोचकर कि मुझे व्यूज़ गेन करने हैं, तो फिर आई गेस ये हम अपने प्रोफ़ेशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उस प्रोफ़ेशन के साथ जो हमारा पैशन है, हमारी पूजा है, हमारा प्यार है। कांतारा चैप्टर 1 को लेकर कुछ आलोचनाएँ सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। एससी, एसटी या ट्राइबल्स को मारकर मंदिर निर्माण हुआ, या गोरे सुंदर लोग बड़ी जाति के राजा आदि दिखाए गए और छोटे जाति के लोगों को काला गंदा दिखाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग अपना दिमाग घर पर रखकर फ़िल्म देखने जाते हैं या फिर फ़िल्म के बारे में ज्ञान पेलने से पहले अपना दिमाग साइड में रख देते हैं। कांतारा एक ऐसी फ़िल्म है जिसके लिए ऋषभ शेट्टी ने जो रिस्क लिया है ना, वो कोई नहीं ले सकता। एक फ़िल्म जब हिट हो जाती है, जैसे कि कांतारा, तो अगली फ़िल्म जब उस नाम पर बनती है, जिसे हम सेकंड पार्ट कहते हैं, तो हमेशा देखा होगा उस फ़िल्म में फ़िल्म मेकर का एफ़र्ट कम होता है। वो फ़िल्म टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली जाती है, क्योंकि उस पर ब्लॉकबस्टर का ठप्पा लगा हुआ है। आधे से ज़्यादा लोग फ़िल्म इसलिए देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर थी। अब कांतारा की कहानी 80-90 दशक की थी। जंगल, ट्राइबल्स, पुलिस और कुल देवता के इर्द-गिर्द थी। इवन फ़िल्म में कुछ एक हॉट सीन्स भी थे और फ़िल्म ने छप्पर-फाड़ कमाई की। तो जब इसका दूसरा पार्ट बनेगा तो आसान रास्ता क्या था? इसी के आगे की कहानी को दिखाते, जिसमें अगेन यही सब कुछ दिखाया जाता, पुलिस, ट्राइबल्स, रोमांस, कुल देवता, और फ़िल्म हिट होने की गारंटी रहती। बट ऋषभ शेट्टी ने अपनी लेगेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने जो इज़्ज़त कांतारा से कमाई उसे भुनाना नहीं, बढ़ाना चाहते थे, और इसलिए कांतारा का सीक्वल नहीं, प्रीक्वल बनाया, जहाँ कहानी 9वीं शताब्दी में केंद्रित कर दी, जबकि कांतारा 90 दशक की कहानी थी। अब ये गैम्बलिंग था। कुल देवता और ट्राइबल्स को ऐड करके एक पूरी फ्रेश कहानी बना डाली, जिसमें कांतारा की तरह ना तो पुलिस से मुठभेड़ थी, ना रोमांस के लिए जगह थी, फिर भी इतनी कन्विंसिंग फ़िल्म बनाई कि एक और बेंचमार्क सेट होने की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिविटी कहाँ से आई? ठीक है, राजाओं द्वारा ट्राइबल्स की ज़मीन हथियाने की बात आती है, उनकी संपदा पर अधिकार जताने की बात आती है, तो इसमें नया क्या है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गलत क्या है? देखिए, इस बात को आप आज के सोशल मीडिया वाले एंगल से देखेंगे और अपनी खोखली राय देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। 9वीं शताब्दी में एससी, एसटी ये सब कहाँ रहा होगा? इतिहास उठाकर देखें तो राजा जो है वो हमेशा से अपनी सीमा, अपने राज्य को बढ़ाता आया है। यही उसका काम रहता था। तो अगर कांतारा में राजा अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए अत्याचार करता है तो उसमें अलग क्या है? वो होता ही था। उस 9वीं शताब्दी में हुई घटना के लिए आज छाती पीटने का क्या मतलब है? और जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित है। ये दंत कथा है जिसमें कुल देवता होते थे, लेकिन उसके इर्द-गिर्द की कहानी फ़िक्शनल हो सकती है, और सच भी हो तो भी ऑब्जेक्शनल नहीं है। ट्राइबल्स में भगवान के प्रति श्रद्धा को नहीं देखा आपने? क्लाइमेक्स में शिवजी के रूप में ऋषभ शेट्टी देखने को मिलते हैं। मतलब जिन लोगों के पेट में दर्द उठा है, उनका दर्द बेमतलब का है, व्यूज़ बटोरने का एक तरीका मात्र है। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत फ़िल्म पर अपना पॉइंट रखने वालों से की थी। फ़िल्म अच्छी है तो यार उसे एप्रिशिएट करो। फ़िल्म खराब होती है, आप गलतियाँ निकालते हो, तो आपको कहाँ कोई कुछ कहने के लिए जाता है। लेकिन तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और इसलिए पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी फ़िल्म को बुरा-भला कहो, तो भाई भगवान आपका भला करे। हैव अ नाइस डे।